दिक्कतें थी, तो वो दिक्कतें को निकालना चाहिए, न कि गार को 3 साल पोस्टपोन करना चाहिए। इसका मतलब ये, अगर आप मुझे पूछे, और मेरी उम्र काफी छोटी है, जो लोग बाग मंच पे बैठे हैं, गार को जो धक्का लगाया जा रहा है वो एक तरह से कारपेट के नीचे ब्रश किया जा रहा है कि भाई गार हटा देने से सब देश की समस्याएं दूर हो जाएगी, अगले इलेक्शन में देखेंगे, अगली सरकार जो आएगी जैसी बनेगी वो देखेगी गार के अंदर क्या करना है। वोडाफोन के साथ में एक मुद्दा बन गया था कि तू मैं, और अगर ये वोडाफोन का केस नहीं सलटेगा तो देश इधर के उधर हो जाएंगे। उस एटीट्यूड के साथ में गार के ऊपर में चर्चा हुई, 3 महीने तक लगातार हुई, और अब गार खत्म हो गया। ऐसे कानून नहीं आते या ऐसे कानून नहीं हटाए जाते। अगर आप इसी के साथ आगे चले, जो शेयर बाजार की बात है कि आप एसटीटी बढ़ा दीजिए, और एक मतलब निकालो कि यहाँ कंफ्यूजन और बढ़ता ही जा रहा है, या फिर एक बैड सिग्नल जा रहा है, खराब सिग्नल जा रहा है कि कोई पॉलिसी को लाने और हटाने में गड़बड़ है। रमेश, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं बिल्कुल केजरीवाल जी से सहमत हूं कि एक बार आपने कानून बनाया तो हम ये सोचते हैं कि सोच समझकर बनाया, और फिर उस कानून को इस तरीके से हटाना, मेरी समझ में हम एक राइट सिग्नल नहीं भेज रहे अपने इकोनॉमी में और बाहर वालों में, कि हम थोड़े से फिकल माइंडेड हैं अपने पॉलिसी मेकिंग में। लेकिन इस वक्त मेरी समझ में गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि 91 में जब एक क्राइसिस आके सर पे खड़ा हुआ, तब हमने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए, तो वो इस वक्त हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें टाइमली बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए, और जैसा केजरीवाल जी ने कहा, वी हैव टू बाइट द बुलेट। और अगर हमने कुछ फिस्कल डेफिसिट कम करना है, कुछ डीजल का प्राइस बढ़ाना है, कुछ नरेगा को कम करना है, सोशल डेवलपमेंट स्कीम सही है अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त तो हमें इकोनॉमी को सेव करना है। क्या फायदा आज आप 100 रुपए पर दिन दे रहे हो और कल आप 1 रुपया भी नहीं दे पाओगे। लेकिन यहाँ पर, और मैं आऊंगा आपके पास दोबारा ये बात करने की, क्या यही सब जो हो रहा है भारत में यही अच्छा है? क्योंकि हम अमेरिका का उदाहरण देख चुके हैं, हम 2007 देख चुके हैं, वहां के बैंक जिस तरह डूबे वो भी देख चुके हैं। तो शायद हमारी बैंकिंग व्यवस्था, हमारी लोन देने की तरीके और हमारी पॉलिसीज ज्यादा खतरे को झेलने वाली बनी हुई हैं, तो फिर हम उनको ब्लेम क्यों करें? ये बातें मुझे करना है थोड़ी देर में। बने रही मनी मंत्रा में। हम बात करें मनी मंत्रा में देश की इकोनॉमी की, और क्या जो नंबर्स जो पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्लो डाउन की जो डर हो रहा है, वो कितना कोप अप कर सकते हैं और कितना उससे निपट सकते हैं। यहां पर देवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि भारतीय बैंकों को, या जो क्रेडिट की स्थिति है, लोग कह रहे हैं कि लोन महंगे मिल रहे हैं या लोन नहीं मिल रहे हैं, या लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, डर लग रहा है आगे क्या होगा, उसमें भी क्या भारतीय बैंकों को हमें शाबाशी नहीं देनी चाहिए जिस तरह से अब तक काम हुआ है, उनकी जो रोबस्ट पॉलिसी रही, जिसको नितिन पारेख कहते हैं कि ये रोबस्ट बैंकिंग है, भले बोरिंग बैंकिंग हो तो क्या हो, दीपक पारेख इसे कहते हैं। तो क्या ये भी वक्त है कि, क्योंकि 2007 हम देख चुके हैं जिस तरह अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूबे हैं और मालूम नहीं पड़ा कब ऐसे धड़धड़ा के नीचे गिर पड़े, क्या ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे बैंक ऐसे नहीं गिर रहे? देखिए, इसमें अगर हम देखें, अगर आप क्रेडिट पर्सपेक्टिव से देखें तो CRR नहीं होना चाहिए। वो एक तरह से बैंक्स का पैसा RBI के पास रहता है, उस पर वो कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करते। CRR एज ए पॉलिसी टूल बाकी कंट्रीज में भी है, कई कंट्रीज में इस पे इंटरेस्ट, जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक्स को इंटरेस्ट देता है। उसके बाद एक है कि SLR, जिसमें आपको 24% था, 23% होगा, कि 23% हर बैंक को अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना चाहिए। सो बेसिकली दे आर फाइनेंसिंग गवर्नमेंट डेफिसिट। परंतु क्या हुआ कि आज की डेट में भी आप लगाएं, 23% स्टैट्यूटरी लिमिट है, पर आप बैंक्स के आंकड़े उठा के देखेंगे तो वो हमेशा 2 या 3% ज्यादा होता है, तो तकरीबन 26% के करीब वो, और 4% आपका CRR में, तो तकरीबन 30% के करीब पैसा आपका ऐसी जगह सुरक्षित है जिसमें वो पैसा है केंद्र सरकार, वो पैसा है राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के कारण, जिसके कारण थोड़ा सा हमारा जो बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ मिली। दूसरा क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो अभी भी जो क्रेडिट कल्चर है,
अगर आप देखिए तो पर्सनल लोन जो है, उधार हिंदुस्तान में अभी भी एक अच्छा शब्द नहीं माना जाता। धीरे धीरे लोग क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बढ़ा है, लोन लेते हैं, परंतु उधार अभी भी उतना एक्सेप्टेड वो नहीं है। हमारी इकोनॉमी कंज्यूमरिज्म पे उतनी डिपेंडेंट नहीं है। जो सैंक्शन प्रोसेस है और अप्रूवल प्रोसेस है बैंक्स का, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। ये नहीं कि मैं अगर मान लीजिए 25,000 रुपया कमाता हूं तो मेरे को ये देखे बगैर कि मैं कितना लोन रीपे कर सकता हूं, मेरे को लोन मिल जाता है। मेरे को लोन जो मिलता है वो मेरी रीपेइंग कैपेसिटी एज ऑन टुडे क्या है उसके हिसाब से लोन मिलता है। तो इन सब चीजों को मिला जुला के कुछ चीजें जो एज ए क्रेडिट पर्सपेक्टिव सही नहीं है, बट वो वहां पे थी जिसके कारण हमारा बैंकिंग सिस्टम बचा रहा। क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ और खासकर सारी मिडिल लेवल इंडस्ट्री या लोग या बिजनेस पर्सन अभी बिल्कुल बैंकों को दोष देते हुए नजर आते हैं? वो ये भूल जाते हैं कि बैंकों की वजह से काफी कुछ भलाई रही है, इतनी कमजोरी नहीं हुई इकोनॉमी में। नहीं, देखिए, हमारे इंडियन बैंक्स ने आरबीआई के पॉलिसी की वजह से या खुद की कंजर्वेटिज्म की वजह से जो भी इस वक्त वो अपने पोजीशन को संभाल पाए हैं, उसके लिए मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्री के हालात चेंज होते हैं और कई बार छोटे इंडस्ट्रीज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कभी दिक्कतें आती हैं, तो हमारे सिस्टम में बैंक्स को वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस वक्त उनकी मदद कर सके। इनफैक्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि जब आप एक तकलीफ से गुजर रहे हो तो बैंक आपकी फैसिलिटी घटा देती है और वो तकलीफ को बढ़ा देती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें सोचना चाहिए कि आरबीआई और बैंक्स के बीच में कैसे पॉलिसी चेंज लाया जाए कि जेन्युइन कंपनीज हु आर नॉट फ्रीसिंग द बैंक, जो कि सीधे तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन अप्स एंड डाउन्स की वजह से एक ब्रिजिंग टाइम चाहिए या हैंड होल्डिंग चाहिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। Arun Kejriwal, banks are adding to the pain or they are the reasons that pain is not that bad? अब महराज, मेरे हिसाब से अगर दो आदमी ऐसे हैं जिन्हें तारीफ के काबिल है, एक तो है मौजूदा आरबीआई गवर्नर और एक इनके पहले जो गवर्नर थे रेड्डी साहब, सुब्बाराव जी और रेड्डी साहब, ये दो आदमी जो हैं दे हैव विथस्टूड प्रेशर, चाहे वो सरकार से हो चाहे वो कंपनियों से हो, और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था बोलिए, जो बैंकिंग का इकोसिस्टम बोलिए या कॉरपोरेट को बोलिए, एक अच्छे खासे हालात से 2008-9 में जो कमजोरी आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार की और आज भी जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसमें उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को कायम रखा है। एक विवाद जरूर शुरू हुआ है सीआरआर को लेकर, लेकिन जब 26% जो पैसा जो बैंक में रखा जाता है, अगर वो तकलीफ नहीं है, जब उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, ये मेरे ख्याल से 4% का जो विवाद है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आरबीआई जो सरकार को डिविडेंड देती है वो काफी हद तक इसी सीआरआर के ऊपर में जो ब्याज कमाती है उससे आती है। अगर ये छूट आप बैंकों को दे दें तो 55% ही बैंक की एवरेज होल्डिंग सरकार की है, 45% प्राइवेट या पब्लिक होल्डिंग है, जबकि आरबीआई में 100% होल्डिंग है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा घबराहट नहीं कहनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को बैंकिंग सिस्टम के कारण है, बट ये एक सपोर्ट है। जैसे एक गेस्ट ने कहा कि यस, जब कटौती या तकलीफ आती है तो कुछ कारणवश बैंकों को तकलीफ होती है कि वो मदद नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम में ये सुधार लाने में समय लगेगा और वी हैव टू लिव विद इट। लेकिन उस एरिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स तो हो सकते हैं। क्या वो मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं, अगर बैंकिंग और फाइनेंस की बात कर रहा हूं, अगर बैंकों में क्या देवेंद्र आपको लगता है बहुत सारे सुधार होते हैं जो इकोनॉमी को एक तेज गति दे सकते हैं? कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट बैंक्स, ताकि ज्यादा पैसा आए, जो ज्यादा इनोवेटिव चीजें लेके आए पैसा लैंड करने के लिए, या पेंशन सेक्टर को इक्विटी में ज्यादा दी जाए, इंश्योरेंस बिल लटका हुआ, इस तरह की सारी बातें, क्या उस एरिया में भी बहुत सारा काम होना बाकी है जो इकोनॉमी को रफ्तार दे सकता है? देखिए, अब उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जैसे बासल 3 नॉर्म्स अभी आने हैं, उसके हिसाब से आरबीआई का जो अभी आकलन है कि 90,000 करोड़ की इक्विटी सरकार को बैंकों में डालनी पड़ेगी। अब इस समय जो हालात हैं उसके हिसाब से 90,000 करोड़ सरकार का खर्च कर पाना वो थोड़ा एक मुश्किल लगता है। अब देखिए,
आप एक्सोटिक प्रोडक्ट जो कहते हैं